हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेकटेक सॉल्यूशन। जैसा कि हम लोग आरएसी की बात कर रहे हैं, पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन की चल रहा है यहाँ पे। तो आरएसी का हमारा पहला चैप्टर जो कि फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन कंप्लीट कर चुके हैं हम कंप्लीट एक लेक्चर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड चैप्टर आरएसी का, जो है हमारा वेपर कंप्रेसर सिस्टम, जहां पे हम वेपर की बात करेंगे कि वेपर हमारा क्या होता है, फिर कंप्रेशन वेपर से रिलेटेड कंप्रेसर सिस्टम और उससे रिलेटेड हमारा जो रेफ्रिजरेशन होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं, और उसकी सीओपी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या हम चेंजेस करके उसकी बढ़ा सकते हैं, और उसके बीच में जो ग्राफ है हमारा, उन सभी चीजों की आज हम बात करने वाले हैं। और क्या क्या कंपोनेंट हमारे होते हैं वेपर कंप्रेशन सिस्टम में, उसकी भी हम बात करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारा दूसरा चैप्टर क्या है, दूसरा चैप्टर हमारा है वेपर वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वेपर कंप्रेशन सिस्टम। देखिए, आज हम इस चैप्टर में वेपर के से रिलेटेड जितनी भी हमारी एक जो साइकिल पूरी है, पीएस डायग्राम जो भी डायग्राम है, और इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए आज के लेक्चर को चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की इसकी बात करें, तो हमारा यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि वेपर कंप्रेसर की बात हो रही है। यहाँ पे हमारा क्या, वेपर कंप्रेसर की बात हो रही है। तो यहाँ ये चीजें समझना काफी इंपॉर्टेंट है कि वेपर हमारा क्या होता है। सबसे पहला चीज यहाँ से निकल के आता है कि वेपर हमारा क्या होता है। देखिए, जब हम वाटर को हीट करते हैं, जब हम वाटर को हीट करते हैं तो हमारा ये जो जब हम वाटर को हीट करते हैं तो वाटर हमारा क्या करता है, धीरे धीरे हमारा स्टीम बनना स्टार्ट कर देता है। मतलब इसकी पूरी फिनोमिना को हम समझेंगे कि कैसे वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि वेपर होता क्या है। जब हम वाटर को गर्म करते हैं, वाटर हमारा स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो स्टीम हमारी एक तरह की गैस की तरह होती है, स्टीम हमारी एक तरह की आइडियल गैस की तरह होती है। सुपर हीटेड स्टीम की अगर बात करें तो आइडियल गैस की तरह होती है। तो वाटर हमारा क्या होता है, वाटर जब हमारा गर्म होके वेपर फॉर्म में चेंज होता है तो उसको ही हम बोलते हैं वेपर। मीन्स कि जब मान लीजिए कि हमारा वाटर कोई 23 डिग्री सेल्सियस पे है, एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हमारा कोई वाटर रखा है, उस वाटर को हमने क्या किया कि हीट देना स्टार्ट किया, उस वाटर को हमने हीट देना स्टार्ट किया, उसका टेम्परेचर बढ़ा के हम कुछ 100 डिग्री सेल्सियस तक ले गए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारा वाटर क्या, हमारा वाटर जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, स्टीम बनना उसका स्टार्ट हो जाता है। मीन्स कि वाटर को जब हम 23 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, वाटर को हम जब 23 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, स्टार्ट करते हैं गर्म करना, तो वो उसका टेम्परेचर पहले 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है। फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे बढ़ने के बाद वो वाटर हमारा क्या करता है, उसके बाद वाटर हमारा स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स कि यहाँ पे जब 100 डिग्री से स्टीम में कन्वर्ट होता है हमारा वाटर, तो ये जो स्टीम हमारी बन के आती है इसे ही हम बोलते हैं वेपर, जिसे हम वेपोराइजेशन जिसे हम वेपर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से हम ये देखना है, यहाँ पे हम ग्राफ के थ्रू भी समझेंगे कि वाटर हमारा स्टीम में कैसे कन्वर्ट होता है, वाटर का वेपर में क्या चेंजेस आता है। एक ग्राफ काफी ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है, जो हमारा पीएस डायग्राम या फिर टीएस डायग्राम होता है। ठीक है, बिना देरी किए चलिए उस ग्राफ को समझते हैं और अपनी इस साइकिल को, इस सिस्टम को आगे की तरफ बढ़ाते हैं कि क्या चीजें हैं इसमें, करने क्या वाले हैं हम। देखिए, सबसे पहले हम एक फेज चेंजिंग डायग्राम पढ़ते हैं। फेज चेंजिंग डायग्राम मींस कि हम देखते हैं कि वाटर और स्टीम, वाटर का स्टीम में कन्वर्जन कैसे होता है। देखिए, हमारे पास एक ग्राफ आता है, कोई एक नॉर्मल ग्राफ हमारे पास एक होता है जो टीएस डायग्राम होता है हमारा कोई। ठीक है, ये हमारा कोई एक टीएस डायग्राम, एक तरफ हमारा टेम्परेचर होता है, दूसरी तरफ हमारा इंथैल्पी होती है। इंथैल्पी मीन्स एच। ठीक है, इंथैल्पी मीन्स एच। अगर हम इनके बीच में सेचुरेशन ग्राफ, हमने जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स में पहले पढ़ लिए हैं कि प्योर सब्सटेंस में, हमने थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर प्योर सब्सटेंस में हमने ये चीजें पढ़ लिया है कि हमारा वाटर कैसे वेपर में चेंज होता है। तो अगर टीएच डायग्राम के बीच में हम सेचुरेशन कर्व को ड्रॉ करें तो हमारा सेचुरेशन कर्व कुछ इस तरह से ड्रॉ होता है, हमारा सेचुरेशन कर्व कुछ इस तरह से ड्रॉ होता है। इस सेचुरेशन कर्व पे हम देखते हैं कि हमारा वाटर कैसे स्टीम में कन्वर्ट होता है। मान लीजिए कि हमारा वाटर सबसे पहले कोई, देखिए ये हमारी सेचुरेशन कर्व होती है, इसे हम बोलते हैं क्या, सेचुरेशन कर्व। सेचुरेशन कर्व, और इसके ये जो हमारा सबसे ऊपर वाला इसका पॉइंट होता है,
यहाँ पे सबसे टॉप पॉइंट जो होता है इसे हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या? क्रिटिकल पॉइंट। अभी हम इसके सभी चीजों के बारे में बात करेंगे कि सैचुरेशन कर्व, क्रिटिकल पॉइंट और बाकी इसके अंदर आने वाली जितनी भी चीजें हैं हम उसके सबके बारे में बात करने वाले हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, देखिए ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया, ये सैचुरेशन कर्व हो गया। अगर क्रिटिकल पॉइंट से हम इस साइड की तरफ आते हैं, क्रिटिकल पॉइंट से हम लेफ्ट साइड की तरफ आते हैं, तो ये हमारा जो पूरा रीजन होता है इसे हम बोलते हैं लिक्विड रीजन। इसे हम बोलते हैं लिक्विड रीजन। क्या? इसे हम बोलते हैं लिक्विड रीजन। ठीक है, और यदि हम इसी के दूसरे साइड की बात करें, सैचुरेशन कर्व के दूसरी तरफ की बात करें, तो ये हमारा होता है वेपर। ये हमारा होता है वेपर रीजन। वेपर रीजन मतलब यहां से हमारी स्टीम, ये सब जितने भी पोर्शन है ये हमारे स्टीम है। और अगर हम बीच की बात करें तो ये हमारा होता है वेट रीजन। वेट रीजन की भी हम बात करेंगे कि क्या होता है। देखिए लिक्विड रीजन, क्रिटिकल पॉइंट से हमारा इधर वाली जो पूरे रीजन होते हैं, ये सब जो रीजन है इसे हम लिक्विड रीजन बोलते हैं। इससे इधर की साइड की अगर देखें तो ये हमारा वेपर रीजन कहलाता है। ठीक है, और अगर बीच की हम बात करें तो उसे हम बोलते हैं वेट रीजन। हम टीएस डायग्राम बना रहे हैं, हम वेपर फॉर्मेशन की, वाटर के वेपर में कन्वर्ट होने की टीएस डायग्राम बना रहे हैं। वाटर जो स्टीम में कन्वर्ट होगा तो उसका हम टीएस डायग्राम बना रहे हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है वेपर कंप्रेसर साइकिल के लिए। तो देखिए हम जानते हैं कि जब टीएस डायग्राम बनाते हैं तो इसमें हमारी कई सारी प्रेशर लाइन होती है। प्रेशर लाइन जो अलग अलग प्रेशर लाइन होती है, एक कोई प्रेशर लाइन मान लीजिए ये है हमारी, दूसरी कोई प्रेशर लाइन हमारी ये है, तीसरी कोई प्रेशर लाइन हमारी ये है। ऐसे ही करते करते कई सारी प्रेशर लाइन हमारी बनती है। मान लीजिए कि ये हमारा कोई P1 प्रेशर लाइन है, ये कोई हमारा P2 प्रेशर लाइन है और ये कोई हमारा P3 प्रेशर लाइन है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, मान लीजिए सबसे पहले हमारा अगर इसमें ग्राफ से लेके चले तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा वाटर जो होता है, इसको अगर हम थोड़ा सा क्लीन करें, इस लिक्विड रीजन को हम हटाएं, प्रेशर लाइन को तो हमने देख लिया यहाँ पे। अब प्रेशर लाइन को अगर हम हटा के यहाँ पे एक प्रेशर लाइन की बात करें तो मान लीजिए, देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा वाटर क्या होता है। हमारा वाटर एक रूम टेम्परेचर पे होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे इसका कोई टेम्परेचर हमारा 23 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, यहाँ से वाटर जो है एक कोल्ड रीजन में है, ये एक रूम टेम्परेचर पे वाटर है। किस टेम्परेचर पे? रूम टेम्परेचर पे वाटर है। हम क्या करते हैं, इस रूम टेम्परेचर पे ही वाटर को हम हीट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम इस वाटर को हीट देना स्टार्ट करते हैं। तो वाटर क्या करता है कि जब हीट लेता है तो वो धीरे धीरे अपने टेम्परेचर को बढ़ाता जाता है, अपने टेम्परेचर को बढ़ाता जाता है, और एक ऐसी सिचुएशन आती है जब वाटर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे बढ़ जाता है। मान लीजिए कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है 1 बार की। तो इस प्रेशर पे हमारा जब वाटर को हम उष्मा देते हैं, हीट को देते हैं, तो क्या करता है, वाटर का टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर, वाटर का टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, 23 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो जब ये वाटर हीट को लेके 23 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, तो इसके बीच में जो हम हीट दिए होते हैं उस हीट को बोलते हैं हम सेंसिबल हीट। क्या? सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट हमारी वो हीट होती है जो वाटर के टेम्परेचर को बढ़ाती है। मींस कि वाटर का टेम्परेचर पहले 23 डिग्री सेल्सियस था, तो बाद में उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब वाटर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे कुछ इस पॉइंट पे पहुंचता है, कुछ यहाँ पे पहुंचता है, तो यहाँ से वाटर हमारा क्या करता है, वाटर हमारा स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे वाटर जब 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, और भी हम अगर इसको हीट देते हैं, वाटर को और हीट देते जाते हैं, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस के बाद भी अगर उसको हीट देते जाते हैं, तो वाटर अपना टेम्परेचर 100 डिग्री ही सेल्सियस रखता है, लेकिन यहां से वो कन्वर्ट होके स्टीम, यहां से वो वाटर से कन्वर्ट होके स्टीम में बनने लगता है यहां से। ठीक है, तो जब हमारा वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर से स्टीम की तरफ बढ़ने लगता है, जब वेपर रीजन में आ जाता है, तो उस हीट को, इस बीच वाले हीट को जो हमारा यहाँ से 100 डिग्री सेल्सियस से आगे चलता है, यहीं पे 100 डिग्री सेल्सियस से वाटर से स्टीम में कन्वर्ट होता है, तो उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा। मतलब कि लेटेंट हीट हमारी वो हीट होती है जो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करती है, और सेंसिबल हीट हमारी वो हीट होती है जो वाटर के टेम्परेचर को बढ़ाती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर वाटर को पहले हीट 23 डिग्री पे देना स्टार्ट करते हैं, वाटर हमारा स्टीम में वाटर का हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, फिर उसके बाद वाटर को और हीट देते हैं और वाटर हमारा कन्वर्ट होने लगता है स्टीम में। और जब वाटर हमारा प्रॉपर तरीके से स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, तो कुछ इस पोजीशन, इस सी पॉइंट पे कहीं आ जाता है। और ये मान लो अगर बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, तो वाटर कुछ हमारा सी पॉइंट पे आ जाता है।
जो हमारा होता है सेचुरेटेड वेपर लाइन पे। इसे हम बोलते हैं सेचुरेटेड वेपर लाइन, और इस साइड की लाइन को हम बोलते हैं सेचुरेटेड लिक्विड लाइन। क्यों? क्योंकि हमारा इस साइड में हमें पता है कि यहाँ लिक्विड होता है और इस साइड में हमारा वेपर होता है, और बीच में हमारा जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो इस बीच वाले ग्राफ में जो हमारा होता है, जहां लेटेंट हीट हम देते हैं, वहां पे हमारा लिक्विड प्लस वेपर दोनों फॉर्म में आता है, जिसे हम वेट रीजन कहते हैं। वेट रीजन हमारा वो रीजन होता है जहां पे लिक्विड और वेपर दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, पहले मीन्स इसका मतलब ये है कि पहले हमारा लिक्विड फॉर्म में होगा, बाद में हमारा लिक्विड प्लस वेपर में होगा, और उसके बाद हमारा केवल वेपर में होगा। ठीक है, और अगर हम यहां से हीट को और बढ़ाएं, 100 डिग्री सेल्सियस वेपर में है, और हीट अगर हम वाटर इस वेपर को देते हैं तो वेपर हमारा सुपर हीटेड फॉर्म में चला जाता है। कहां पे? सुपर हीटेड फॉर्म में, जो सुपर हीटेड वेपर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा टीएस डायग्राम है जो काफी ही इंपॉर्टेंट है वेपर कंप्रेसर साइकिल पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमें जब कंप्रेसर साइकिल सिस्टम की यूज करेंगे जहां पे हम वेपर का यूज करने वाले हैं, इससे पहले हमें पता है कि हम रेफ्रिजरेशन की यूज कर रहे थे, हमें ये नहीं पता था कि हम क्या चीजें यूज कर रहे हैं वहां पे। तो यहाँ पे हम वेपर कंप्रेसर सिस्टम में वेपर का यूज करने वाले हैं, जो कि यहाँ से एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स निकल के आता है कि हमारा सबसे पहला चीज है जो क्या फ्यूल के रूप में क्या यूज होने वाला है, वेपर यूज होने वाला है। पहला वेपर यूज होने वाला है, और वेपर भी हमारा कैसे बना है, वाटर को हम हीट करके स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, तो हम उस स्टीम की यूज कर लेते हैं जिसे हम वेपर बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरी चीज हमारी यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती है, जो है हमारा रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट की हमने अभी बात किया नहीं है, हालांकि रेफ्रिजरेंट हमारा एक लिक्विड होता है जो कि वेपर जब अब जो हमारा है, अब रेफ्रिजरेशन का काम है हमारा ठंडा कराना, तो वेपर कंप्रेसर सिस्टम में हम रेफ्रिजरेशन लगा के ठंडा कराएंगे वहां पे इवोपोरेटर में। तो हम क्या करेंगे, वहां पे एक रेफ्रिजरेंट नामक पदार्थ को फ्लो कराएंगे वेपर के साथ, जो कि और तेजी से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और ज्यादा ठंडा महसूस कराएगा वो। तो रेफ्रिजरेंट हमारा एक लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर हम नॉर्मल रेफ्रिजरेंट की बात करें तो हम अमोनिया लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड लेते हैं, ये तीन है, और इसके अलावा भी कई सारे हैं, फेरॉन 30, फेरॉन 11, कई सारे आते हैं हमारे। तो इन रेफ्रिजरेंट का हम इस वेपर साइकिल में यूज करते हैं। देखिए, वेपर साइकिल में रेफ्रिजरेंट किसी भी तरह का यूज कर सकते हैं, कोई भी रेफ्रिजरेंट यूज कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे नाम एक प्रॉपर नहीं लिए हैं, क्योंकि आगे आने वाली जो साइकिल है हमारी, जैसे वेपर एब्जॉर्बर साइकिल, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, वहां पे हम एक प्रॉपर रेफ्रिजरेंट लेकर चलते हैं, जो कि हमारा केवल वही रेफ्रिजरेंट उसमें यूज होता है। लेकिन वेपर कंप्रेसर सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे कोई भी हम रेफ्रिजरेंट लेकर यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़े तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एलिमेंट, अब हम बात कर लेते हैं कि वेपर कंप्रेसर सिस्टम जो है इसमें एलिमेंट कौन कौन से लगते हैं। चलिए देखते हैं। अगर हम एलिमेंट की बात करें, एलिमेंट ऑफ वेपर कंप्रेसर सिस्टम, देखिए एलिमेंट ऑफ वेपर कंप्रेसर सिस्टम की अगर बात करें तो सबसे पहला रोल यहाँ पे प्ले करता है हमारा, जो है इवोपोरेटर। ठीक है, इवोपोरेटर क्या होता है इसके बारे में भी आगे देखेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पे एक निकल के आता है कंप्रेसर। क्या? कंप्रेसर। और इसमें चार चीजें हम यूज करते हैं, 4 पार्ट होता है हमारा, यहाँ पे हम 4 एलिमेंट का यूज करते हैं, जो चारों एलिमेंट के हम नाम लिख रहे हैं, काफी ही इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा इवोपोरेटर होता है, दूसरा हमारा कंप्रेसर होता है, तीसरा हमारा एक्सपेंशन वाल्व होती है, थ्रॉटलिंग वाल्व बोलते हैं, थ्रॉटलिंग वाल्व होती है, और चौथा हमारा होता है कंडेंसर। ठीक है, ये चार चीजें हमारी होती है, पहला इवोपोरेटर, कंप्रेसर, थ्रॉटलिंग वाल्व, कंडेंसर। ये 4 एलिमेंट हैं जो कि हम इस वेपर कंप्रेसर सिस्टम में यूज करते हैं और अपनी सिस्टम को कंप्लीट कराते हैं। जहां पे हमारा रेफ्रिजरेशन जिस चीज को यूज ठंडा करना होता है, वहां पे हम इसको लगा के इन चारों चीजों की हेल्प से हम इस साइकिल को पढ़ते हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये हमारे एलिमेंट कैसे वर्क करते हैं और इनको कहां कहां हम लगाकर अपने सिस्टम को बनाते हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए अब हम वेपर कंप्रेसर सिस्टम को पढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या जो हमारी एलिमेंट्स थी वो कहां पर यूज होते हैं और कैसे लगा के हम वेपर सिस्टम को बनाते हैं अपने। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, वेपर कंप्रेसर सिस्टम। ठीक है, देखिए
जब हम वेपर कंप्रेसर सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि जो हमारे चार एलिमेंट थे, इवोपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और थ्रॉटलिंग वाल्व, उसको हम यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारा इसका पर्पस क्या है। रेफ्रिजरेशन है तो हमारा सबसे पहला मेन पर्पस है कि हमें जो चीजें ठंडा करनी है, मान लीजिए हमें कोई रूम ठंडा करना है, ये हमारा कोई रूम है, इस रूम को हमें ठंडा करना है, मीन्स कि इसके टेम्परेचर को हमें कम कराना है, ठीक है। तो हमें जहां पे रूम को ठंडा कराना होता है उस रूम पे हम सबसे पहले इवेपोरेटर को लगा देते हैं। अगर इस रूम को यहाँ पे ठंडा करना है तो हमें यहाँ पे इवेपोरेटर को लगाना होगा, यहाँ पे हमें इवेपोरेटर को लगाना होगा। देखिए इवेपोरेटर क्या करता है, इवेपोरेटर जब वेपर हमारी लिक्विड फॉर्म में आती है, यहां से जाती है, एक रेफ्रिजरेंट जो हमने अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की बात किया था, तो जब वो वेपर के साथ कांटेक्ट में आती है तो काफी ज्यादा ठंडा कर देती है वेपर को, लिक्विड फॉर्म में होता है वो काफी ज्यादा ठंडा करती है और रूम से उस हीट को एब्जॉर्ब करती है और इवेपोरेटर से निकल के वहां से हीट हमारा कंप्रेसर में जाता है। तो यहां से अगर हमें इस रूम को ठंडा करना है तो यहाँ पे हम इवेपोरेटर को लगाएंगे और यहां से देखिए अब आगे की तरफ हमारा दूसरा एलिमेंट आता है जिसे हम बोलते हैं कंप्रेसर, जिसे हम बोलते हैं कंप्रेसर। तो कंप्रेसर को हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, जो हमारा कंप्रेसर होता है, इवेपोरेटर से निकली हुई जो हमारी वेपर होती है, या फिर वो वेट रीजन वाली हो या फिर ड्राई हो, अभी हम देखेंगे कि वो किस तरह की निकलती है। तो इवेपोरेटर से जो हमारा फ्लूइड निकलेगा वो हमारा सीधे कंप्रेसर में जाएगा और कंप्रेसर में जाकर कंप्रेस होने के बाद यहां से जो हमारा निकलेगा वेपर, वहां से हम उसको भेज देंगे सबसे पहले कंडेंसर में। कंडेंसर में हमारा क्या होता है आगे देखते हैं अभी कि हमारा क्या होता है। तो सबसे पहले इवेपोरेटर से जो निकला उसे हम कंप्रेसर में भेजे और कंप्रेसर से निकलने के बाद उसे हम भेज देते हैं कंडेंसर में। कंडेंसर में देखिए कंडेंसर से जो हमारी हीट निकले, कंडेंसर से जो हमारी वेपर निकलेगी या फिर जो हमारा फ्लूइड निकलेगा वो सीधे हमारा थ्रॉटलिंग वाल्व की हेल्प से हम उसे फिर से थ्रॉटल वाल्व की हेल्प से फ्लो कराकर हम उसे फिर से इवेपोरेटर में भेज देते हैं। तो ये हमारा कुछ चार एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंप्रेसर, सबसे पहला इवेपोरेटर, दूसरा हमारा होता है कंप्रेसर, तीसरा हमारा होता है कंडेंसर और चौथा होता है हमारा थ्रॉटलिंग वाल्व, थ्रॉटलिंग डिवाइस। थ्रॉटलिंग डिवाइस हमारी कैपिलरी ट्यूब हो सकती है, कैपिलरी ट्यूब हो सकती है, या फिर पोरस प्लग हो सकता है, पोरस प्लग होता है। तो ये नॉर्मल दो चीजें होती है जहां पे इस वेपर कंप्रेसर साइकिल की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा हमारा कैपिलरी ट्यूब यूज होता है, ठीक है। देखिए ये वर्क कैसे करता है। मान लीजिए कि हमें इस रूम को ठंडा करना है, इस रूम को ठंडा करना है, तो इस रूम में हमने क्या किया, इवेपोरेटर को लगा दिया। अब इवेपोरेटर में क्या होता है कि इवेपोरेटर से जब हम रेफ्रिजरेंट को अंदर की तरफ फ्लो कराते हैं, इसमें जब हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है, मान लीजिए ये कोई ग्रीन कलर का रेफ्रिजरेंट है जो फ्लो कर रहा है इसमें, ठीक है। ये रेफ्रिजरेंट जब हमारा वेपर के साथ कांटेक्ट में आता है तो हीट को एब्जॉर्ब करता है। वो हीट हमारी कुछ ऐसे जैसे कि इस रूम से हमारी हीट को एब्जॉर्ब किया, यहां से हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद जो हमारा फ्लूइड होता है यहां से बाहर निकलता है इवेपोरेटर से और इस रूम को ठंडा करता है। अब देखिए यहां से जो हमारा वेपर निकला वो कुछ वेट रीजन में होता है, अभी हम समझेंगे कि कैसे वेट रीजन में है। तो यहां से निकलने के बाद हम इसे फिर कंप्रेसर में भेजते हैं, यहाँ पे कंप्रेस कराते हैं, कंप्रेस कराने के बाद फिर इसे हम कंडेंसर में भेज के फिर से इसे ठंडा करते हैं। ठंडा कराने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं। ठंडा कराने के लिए हम यहाँ पे एक कोल्ड वाटर का यूज करते हैं, जो कि हमारा एक साइड से कोल्ड वाटर जाता है, कोल्ड वाटर एक साइड से जाता है और दूसरी साइड से हमारा हॉट वाटर निकल के आता है, हॉट वाटर निकल के आता है। मीन्स कि अगर यहाँ से हम कोई हीट मतलब गर्म गैस को अंदर की तरफ भेजते हैं तो कंडेंसर में वाटर की हेल्प से हम उस स्टीम को हम ठंडा करा लेते हैं और हॉट वाटर हमारा बाहर निकल जाती है जो हीट को एब्जॉर्ब करके, और यहां से हमारी फिर से वेपर बाहर निकलती है, ठीक है। और इस वेपर को हम फिर थ्रॉटलिंग वाल्व में, जो कि हमारी कैपिलरी ट्यूब होती है, उसमें हम एक्सपेंड करा के फिर से इवेपोरेटर में भेज देते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें होता क्या है, अगर हम यहां से इवेपोरेटर से लेके चले तो मान लीजिए कि इवेपोरेटर से हमारी कोई वेपर बाहर निकलती है जो कि वेट रीजन में होती है, वेट फॉर्म में होती है। वेट फॉर्म मींस कि लिक्विड और वेपर में होगी। अब देखिए लिक्विड और वेपर में है बट रूम को यहाँ पे ठंडा किया है, हीट को एब्जॉर्ब किया है। हीट को यहां से एब्जॉर्ब करने का मतलब है कि यहाँ पे जो हमारी वेपर बाहर निकलेगी
वो हमारी वेट फॉर्म में तो होगी, साथ में साथ इसका टेम्परेचर भी काफी ज्यादा होगा। क्या होगा, इसका टेम्परेचर भी काफी ज्यादा होगा और प्रेशर डाउन होगा ना, क्योंकि टेम्परेचर देखिए ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ से इवोपोरेटर में हीट को इसने रूम से एब्जॉर्ब किया है, और हीट को एब्जॉर्ब करके कोई चीज अगर हीट को एब्जॉर्ब करती है तो वो और ज्यादा गर्म हो जाती है। गर्म होने का मीन्स कि टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा और प्रेशर उसका डाउन हो जाएगा। अब देखिए, अगर कोई वेपर या फिर स्टीम है जिसका प्रेशर डाउन है तो उसे पुनः पूरी साइकिल में चलाने के लिए हमें चला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसका प्रेशर काफी डाउन हो जाता है। इवोपोरेटर से जब वो निकलती है तो प्रेशर काफी डाउन हो जाता है, इसलिए प्रेशर को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसे कंप्रेसर में डालते हैं। कंप्रेसर हमारा एक ऐसा डिवाइस है जो हमारा प्रेशर को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। अगर कोई चीज हमारी है, इसको उसका प्रेशर बढ़ाना है तो हम उस चीज को कंप्रेसर के थ्रू फ्लो कराते हैं, कंप्रेसर में कंप्रेस कराते हैं। कंप्रेस होने के बाद यहाँ पे अगर लो प्रेशर है, इस साइड अगर प्रेशर हमारा लो है तो इससे कंप्रेस होने के बाद यहाँ से अगर प्रेशर जो निकलेगा, हमारा वेपर जो निकलेगी वो हाई टेम्परेचर भी हाई होगा और उसके साथ इसका प्रेशर भी हाई होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कंप्रेस करा दिया है इस गैस को। देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें इवोपोरेटर में किसी चीज को अगर फ्लो करा रहे हैं तो ठंडा कराना है। तो यहाँ पे अब कंप्रेसर से अगर बाहर निकली है तो यहाँ पे हमारी टेम्परेचर भी हाई है और प्रेशर भी हाई है। तो टेम्परेचर को लो कराने के लिए हम क्या करते हैं, इसे कंडेंसर में भेजते हैं। कंडेंसर एक ऐसी डिवाइस है जो कंडेंस करती है। कंडेंस मींस ठंडा करती है, किसी चीज को ठंडा करती है, ठंडा करना। देखिए, जब हमारा कंप्रेसर से जब हमारा कंप्रेसर से वेपर बाहर निकलती है तो उसका टेम्परेचर भी हाई होता है और प्रेशर भी हाई होता है। तो यहाँ से जब हम टेम्परेचर को, इस स्टीम को हम कंडेंसर में भेजते हैं और ऊपर से हम हॉट वाटर को अंदर की तरफ भेजते हैं, तो वाटर हमारा क्या करता है, उसके टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब अपने अंदर लेके हॉट वाटर कोल्ड वाटर हॉट वाटर में कन्वर्ट होकर बाहर निकल जाता है। और कंडेंसर से जो हमारी स्टीम बाहर निकलती है वो हमारा कुछ लिक्विड फॉर्म में होती है। लिक्विड फॉर्म में के साथ में होते होते यहाँ पे टेम्परेचर भी इसका डाउन होता है। लेकिन अभी देखिए क्या है, टेम्परेचर तो कंडेंसर से हमने डाउन कर लिया लेकिन प्रेशर अभी भी हाई है। प्रेशर हाई होने का मतलब कि हम उसे इवोपोरेटर में नहीं भेज सकते। तो यहाँ पे जो हमारी वेपर फॉर्म में अभी वेपर है वो लिक्विड, वो तो टेम्परेचर उसका डाउन हो गया है और क्या है, यहाँ पे प्रेशर अभी भी हाई है। तो प्रेशर को कम कराने के लिए हम थ्रोटल वाल्व का यूज करते हैं। थ्रोटल वाल्व एक ऐसी डिवाइस होती है, थ्रोटल डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हम किसी चीज को एक्सपेंड करा के उसके प्रेशर को हम कम कर लेते हैं। तो जब हमारी कंडेंसर से कोई स्टीम बाहर निकलती है, वेपर बाहर निकलती है, तो उसका टेम्परेचर तो कम हो गया है बट प्रेशर अभी भी ज्यादा है। तो उस प्रेशर को कम करने के लिए हम थ्रॉटलिंग वाल्व का यूज करते हैं। और थ्रॉटलिंग वाल्व से जब हम उस स्टीम को फ्लो कराते हैं, वेपर को फ्लो कराते हैं, तो वहां से हमारी जो वेपर बाहर निकलती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, प्लस साथ ही साथ हमारा क्या होता है, टेम्परेचर भी डाउन होता है और टेम्परेचर साथ में डाउन होने के साथ साथ हमारा प्रेशर भी डाउन होता है। तो अब देखिए, ये लिक्विड ना करके हम यहाँ पे कह सकते हैं लिक्विड प्लस वेपर फॉर्म में होती है, जो कि थ्रॉटलिंग वाल्व से बाहर निकलती है, जिसका टेम्परेचर भी डाउन होता है और प्रेशर भी डाउन होता है। अब ये इवोपोरेटर में जाने के लिए तैयार हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें मेन पर्पज ये है कि हम रूम के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अगर हमारी वेपर की टेम्परेचर ही ज्यादा रहेगा तो हम रूम के टेम्परेचर को कैसे अपने अंदर ले पाएगी, इसलिए हम इसके टेम्परेचर को कंडेंसर में ठंडा करा दिए हैं, कम करा लिए हैं, और थ्रॉटलिंग वाल्व की हेल्प से हम इसके प्रेशर को भी कम करा लिए हैं। अब हमारी ये वेपर जो है इवोपोरेटर में जाती है और रूम की हीट को एब्जॉर्ब करती है अपने अंदर, और यहाँ से फिर वेट फॉर्म में निकल के फिर से कंप्रेसर में जाकर कंप्रेस होकर प्रेशर को बढ़ाती है और टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसको फिर से ये साइकिल हमारी प्रॉपर तरीके से चलने लगती है। तो मेन पर्पज हमारा ये था यहाँ पे वेपर कंप्रेसर साइकिल का, कि हम एक वेपर को यूज करते हैं। वेपर हमारा क्या होता है, एक हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे होता है, जिसे हम कंडेंस करते हैं। कंडेंस होने के बाद उसका टेम्परेचर डाउन होता है बट प्रेशर कांस्टेंट रहता है, और प्रेशर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर डाउन होता है। टेम्परेचर किसकी हेल्प से डाउन होता है, एक कोल्ड वाटर को हम कंडेंसर में भेजते हैं और कोल्ड वाटर हमारा हॉट वाटर में कन्वर्ट होता है, उस हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, और वहां से हमारा लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर की जो वेपर निकलती है, वहां से उसको हम थ्रॉटलिंग वाल्व में इसलिए भेजते हैं ताकि उसका प्रेशर भी डाउन हो सके। और जब प्रेशर डाउन हो जाता है, टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है, तो हम उसको इवोपोरेटर में भेज के रूम की हीट को एब्सॉर्ब करा के फिर से अपनी साइकिल को स्टार्ट कर देते हैं।
तो वेपर कंप्रेसर साइकिल हमारी कुछ इस तरीके से वर्क करती है, जहां पे हमारा 4 एलिमेंट होते हैं। पहला इवोपरेटर, दूसरा कंप्रेसर, तीसरा कंडेंसर और चौथा थ्रॉटलिंग वाल्व होता है। ठीक है, तो आगे हम इसको ग्राफ की हेल्प से समझते हैं कि हमारा ग्राफ इसको कैसे शो कराता है। देखिए, ग्राफ बनाने से पहले हमारा यहाँ पे 3 तरह के ग्राफ बनते हैं। पहला कि पूरा का पूरा हमारा जो वेपर कंप्रेसर हो रहा है, वेपर कंप्रेसर सिस्टम है, वो पूरा का पूरा हमारा या तो वो ड्राई रीजन में हो, ड्राई रीजन मींस कि देखिए ये हमारा कोई सेचुरेशन कर्व था, या तो हमारा पूरा का पूरा वाटर वेपर जो कंप्रेसर फॉर्म हुआ है वो हमारा ड्राई रीजन में कुछ इस फॉर्म में यहां पे हो, वेपर मींस की सेचुरेशन वेपर लाइन पे हो, या तो हमारा वेट पे हो। जब हमारा वेट रीजन में होगा तब हम इसकी कैलकुलेशन को देखेंगे, इसके कर्व को देखेंगे कि क्या होता है। और तीसरा हमारा यहां से निकल के आता है या तो वो सुपर हीटेड फॉर्म में हो, सुपर हीटेड फॉर्म में हो। देखिए 3 रीजन हमारे यहां से निकल के आते हैं, यहां से या तो ड्राई रीजन में होगा, या तो वेट रीजन में होगा, या तो सुपर हीटेड रीजन में होगा। तो वेपर कंप्रेसर सिस्टम को हम 3 तरीके से पढ़ेंगे, ड्राई रीजन में, वेट रीजन में और सुपर हीटेड रीजन में। तो आइए एक एक करके समझते हैं इसको कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा और काम कैसे करते हैं ये। देखिए, तो हमने क्या बात किया था, हमने बात किया था कि वेपर कंप्रेसर साइकिल को सबसे पहले हम ड्राई सेचुरेटेड वेपर से समझते हैं। तो वेपर कंप्रेसर साइकिल की अगर हम बात करें तो वेपर कंप्रेसर साइकिल विथ ड्राई सेचुरेटेड वेपर। देखिए, ड्राई सेचुरेटेड हमारी वेपर कौन सी होगी, जहां पे सेचुरेशन वेपर कर्व हमारा था ना, अगर उस पे हमारी वेपर कंप्रेसर के बाद पहुंच जाती है तो उसे हम ड्राई सेचुरेटेड वेपर कहते हैं। आइए हम इसके पहले टीएस और पीएस डायग्राम को समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि हम टीएस डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे एक तरफ टीएस डायग्राम बनाते हैं और दूसरी तरफ हम पीएस डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, इन दोनों डायग्राम को हम समझते हैं कि क्या है। देखिए, अगर हम टीएस डायग्राम की बात करते हैं तो हमारा टीएस डायग्राम में सबसे पहले टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में बनेगा। इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। इस साइड मान लीजिए हमारा कोई टेम्परेचर ग्राफ है और टेम्परेचर लाइन है, और इस साइड हमारा कोई एंट्रोपी लाइन है, एंट्रोपी मीन एस। देखिए, अगर इनके बीच में हम सेचुरेशन कर्व ड्रॉ करें तो सेचुरेशन कर्व हमारा कुछ इस तरीके से आता है, जो कि हमने अभी कुछ देर पहले स्टार्टिंग में लेक्चर स्टार्ट होने से पहले पढ़ा था। तो ठीक है, ये चीजें हैं। अब ये कह रहा है कि हमारा वेपर साइकिल जो वर्क कर रहा है वो ड्राई सेचुरेटेड वेपर है। ड्राई सेचुरेटेड वेपर हम कहां पे दिखाएंगे, जहां पे हमारा कंप्रेसर से जो हमारी वेपर निकलेगी, क्योंकि कंप्रेस करने के बाद ही हमारी वेपर जो हो रही है वो स्टेज को शो कर रही है कि क्या वो हमारा स्टेज कंप्रेसर के बाद क्या वो हमारा वेपर ड्राई है या फिर वेट में रह रहा है या फिर सुपर हीटेड में जा रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम हमारी जो प्रोसेस थी वो 4 से 1 अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारी प्रोसेस क्या होती, कंप्रेसर थी। तो मान लीजिए कि हमने कोई कंप्रेसर कराया, हमने कोई कंप्रेसर इस साइड से यहां से स्टार्ट किया, यहां से हमने कंप्रेसर कराना स्टार्ट किया और कंप्रेसर करा के हम कुछ यहां तक ड्राई सेचुरेटेड तक पहुंचते हैं। ये कोई हमारी ड्राई सेचुरेटेड है, ठीक है, ये कोई हमारी ड्राई सेचुरेटेड है, ठीक है। यहां से ड्राई सेचुरेटेड पे हम पहुंचते हैं। ड्राई सेचुरेटेड पे पहुंचने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि अब इसके बाद हमारा क्या था, कंडेंसर था। कंडेंसर में हम हीट को कंडेंसर में हम ठंडा कराते थे, कंडेंस होती थी हमारी। ये कोई हमारा कंडेंसर है जहां पे हमारा ठंडा हो रहा है, जहां पे हमारा कंडेंसर में क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन पे ठंडा हो रहा है। और उसके बाद यहां से हमारा हीट एक्सपेंड हो रही है हमारी वेपर अब वाटर में कन्वर्ट हो गई, वाटर से अब यहाँ पे वेट में जाती है। एक्सपेंड होने के बाद जहां पे प्रेशर हमारा ड्रॉप होता है, प्रेशर ड्रॉप होने के बाद उसके बाद फिर से अपना इवोपोरेटर से होते हुए यहाँ पे आ जाती है। तो देखिए, अगर हम ये मान लेते हैं कि इवोपोरेटर से हमारी निकली हुई वेपर 1 फॉर्म में, जो हमारी 1 से 2 में कंप्रेसर होता है, यहाँ पे हमारा अगर कंप्रेसर हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन कहां होगा, कंप्रेसर में होगा, कंप्रेसर में होगा, ओके। उसके बाद 2 से 3 प्रोसेस जो हो रही है हमारी कहां हो रही है, कंडेंसर में हो रही है, कंडेंसर में हो रही है। और कंडेंसर में किस तरह से हो रही है, क्या हो रहा है कंडेंसर में, कंडेंसर में हमारा हीट का रिजेक्शन हो रहा है, हीट हमारा रिजेक्शन हो रहा है, ओके।
हीट का रिजेक्शन मीन्स कि यहां से हमारी हीट बाहर निकलेगी, यहां से कुछ हमारी हीट मीन्स बाहर निकलने का मतलब ये है कि यहां से हमारी हीट अगर बाहर निकलती है तो कुछ इस तरीके से हमारी हीट बाहर निकलेगी, क्यू रिजेक्शन। ओके, और 3 से 4 के बीच में हमारा क्या हो रहा है, थ्रॉटलिंग हो रहा है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस हो रहा है, जहां पे हमारा थ्रॉटल वाल्व में क्या हो रहा है, प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, यहां पे हमारा प्रेशर का ड्रॉप हो रहा है, किसमें, थ्रॉटल वाल्व में, थ्रॉटल वाल्व में। देखिए थ्रॉटल वाल्व में 3 से 4 के बीच में हमारा प्रेशर का ड्रॉप हुआ, फिर उसके बाद 4 से 1 में हमारा इवोपोरेशन हुआ है, जहां पे हमें जिस चीज को ठंडा करना है वहां पे हमने इवोपोरेटर को लगा दिया। मान लीजिए इसे ठंडा करना है हमें, यहाँ पे हम रूम टेम्परेचर को ठंडा करना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। ये कोई हीट को हमने एब्जॉर्ब किया, यहाँ से क्यू हीट को एब्जॉर्ब किया, यहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद आगे की साइड हमने कंडेंसर में हीट को रिजेक्ट कर दिया। ये कंडेंसर में हमने हीट को रिजेक्ट किया, कंप्रेसर में हमने इसको कंप्रेस किया, जहां पे हमारा प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर को हम बढ़ाएंगे और टेम्परेचर पहले से ही हमारा बढ़ा रहेगा, और कंडेंसर में हमारा क्या होगा, यहाँ से निकलने के बाद टेम्परेचर भी हमारा डाउन हो जाएगा और प्रेशर भी हमारा डाउन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम थ्रॉटलिंग वाल्व में हम प्रेशर को ड्रॉप कराएंगे, प्रेशर को ड्रॉप कराने के बाद हम क्या करेंगे कि उसे इवोपोरेटर में भेज देंगे। ठीक है, ये हमारा कुछ टीएस डायग्राम होता है, टीएस डायग्राम होता है। अगर इसी तरीके से हम ये एसएस डायग्राम की, पीएस डायग्राम की बात करें तो पीएस कर्व हमारा कुछ इस तरीके से शो होता है। मान लीजिए ये हमारी कोई पीएच लाइन है, पीएच के बीच में अगर हम ग्राफ बना रहे हैं तो पीएच कर्व हमारा कुछ इस तरीके से शो होता है, पीएच कर्व हमारा कुछ इस तरीके से शो होता है, जो कि ये हमारा होता है क्रिटिकल पॉइंट, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है, क्रिटिकल पॉइंट। इसके इधर हमारा हो जाता है सेचुरेटेड लिक्विड लाइन, और ये हमारा हो जाता है सेचुरेटेड वेपर लाइन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला प्रोसेस हमारा था, पी से एसपीएच डायग्राम बना रहे हैं, तो सबसे पहला हमारा था कंप्रेसर। कंप्रेसर करने के पहले हम क्या कर रहे थे, कंप्रेसर हमारा क्या वेट रीजन से कहां तक जा रहा था, ड्राई रीजन तक जा रहा था। तो देखिए ड्राई सेचुरेशन लाइन तो हमारी ये है, ड्राई सेचुरेशन वेपर लाइन तो हमारी ये है। तो अगर हम यहाँ से कंप्रेस कराते हैं तो सेचुरेशन वेपर लाइन हमारी कुछ इस तरीके से जाती है, कंप्रेस कराने के बाद सेचुरेशन वेपर लाइन हमारी ड्राई फॉर्म में कुछ यहाँ तक पहुंच जाती है। ठीक है, कुछ यहाँ पे पहुंच जाती है। यहां से उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर पे हमारा हीट का रिजेक्शन होता है कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का रिजेक्शन किसमें होता है, कंडेंसर में होता है। तो ये कंडेंसर में कुछ कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का रिजेक्शन हुआ। देखिए हीट पहले हमारी क्या, ये हमारी इंथैल्पी पहले यहाँ पे थी, उसके बाद हीट का रिजेक्शन हुआ तो इंथैल्पी कुछ हमारी यहाँ पे पहुंच गई। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हमारा हीट का रिजेक्शन होता है। फिर उसके बाद थ्रॉटलिंग वाल्व में हमारा प्रेशर का ड्रॉप होता है, तो प्रेशर में एक्सपेंड होती है, ये जैसे एक्सपेंड हुई हमारी, एक्सपेंड होने के बाद फिर स्टार्टिंग पोजीशन हमारा इवोपोरेटर से फिर यहाँ पे वेट रीजन में पहुंच जाती है। तो ये हमारा पीएस डायग्राम होता है, जो कि हमारा ये 1, यहाँ पे 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पे 3 और ये हमारा 4 होता है। ठीक है, तो ये 1, 2, 3 और ये 4 होता है। तो जहां पे ये हमारा क्या होता है, कंडेंसर होता है, कंडेंसर होता है। ये हमारा क्या होता है, कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर होता है। और ये हमारा क्या होता है, जिस चीज को ठंडा करना होता है, इवोपोरेटर होता है। और उसके बाद ये हमारा क्या होता है, थ्रॉटलिंग वाल्व होती है। ठीक है, थ्रॉटलिंग डिवाइस जो कि हम कौन सी यूज कर रहे थे, कैपिलरी ट्यूब यूज कर रहे थे। ठीक है, तो आइए एक एक प्रोसेस को यहाँ पे समझते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारा हो क्या रहा है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले अगर हम प्रोसेस 1 से 2 की बात करें, प्रोसेस 1 से 2 की बात करें तो हमारा कौन सा प्रोसेस हो रहा था, हमारा यहाँ पे प्रोसेस 1 से 2 में हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हमारा वो प्रोसेस होता है जहां पे एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट होती है। देखिए आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में 1 से 2 में हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस तो होता है, लेकिन कौन सा प्रोसेस होता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेसिव, आइसेंट्रोपिक कंप्रेसिव होता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन कंप्रेशन होता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेसिव इन कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन में होता है। ओके, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन कंप्रेशन में हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, जहां पे क्या होता है, जहां पे हमारी वेपर आती है जिसका टेम्परेचर हाई होता है, इवोपोरेटर से निकली हुई वेपर हमारी टेम्परेचर हाई होता है और प्रेशर क्या होता है,
प्रेशर लो होता है, तो उसको हम क्या करते हैं कि कंप्रेस करके हम कहां पे पहुंचा देते हैं, उसके टेम्परेचर को भी हाई करा देते हैं और प्रेशर को भी हाई करा देते हैं। ठीक है, तो हमारा 1 से 2 प्रोसेस जो होता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर होता है जो कहां होता है, कंप्रेशन में होता है। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है जो कहां होता है, कंप्रेसर में होता है, जहां पे हमारा टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और प्रेशर भी बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, 2 से 3 प्रोसेस में जब जाते हैं, 2 से 3 प्रोसेस में जब जाते हैं, तो यहां पे हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती है, जहां पे कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का रिजेक्शन होता है। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे हीट का रिजेक्शन होता है। देखिए, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस पे हमने हीट का रिजेक्शन इसलिए नहीं किया है क्योंकि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हमारी एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होती है, और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हमें पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हम हीट का ना तो एडिशन कर सकते हैं ना ही रिजेक्शन कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे इवोपोरेटर में कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को यूज करते हैं, जहां पे हमारा हीट का रिजेक्शन होता है, और हीट का रिजेक्शन हमारा कहां से कहां के बीच में होता है, 2 से 3 के बीच में होता है, 2 से 3 के बीच में। और होता किस में है, कंडेंसर में होता है, कंडेंसर में होता है। ठीक है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हमारा 1 से 2 में होता है, जहां पे हमारा कंप्रेशन होता है, कंप्रेसर में, जिसमें हमारा टेम्परेचर तो पहले से ही बढ़ा रहता है, इवोपोरेटर से आती है, उसका प्रेशर डाउन रहता है, इसलिए हम प्रेशर को बढ़ाने के लिए वहां पे कंप्रेस कराते हैं कंप्रेसर में। ठीक है, उसके बाद कंप्रेसर से जो हमारी वेपर निकलती है उसको हम कंडेंसर में ठंडा करते हैं, जिससे उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। देखिए, ये आई कहां से है, ये आई है हमारा कंप्रेसर से। कहां से, कंप्रेसर से। कंप्रेसर से आई हुई हमारी वेपर की क्या करते हैं, हम ठंडा कराते हैं, किसकी हेल्प से, वाटर की हेल्प से हम ठंडा कराते हैं, और उसका टेम्परेचर भी कम होता है, टेम्परेचर के साथ साथ उसका प्रेशर अभी भी ज्यादा रहता है, उसका प्रेशर अभी भी ज्यादा रहता है। ठीक है, अब इसे हम भेजते कहां पे है, इसे हम भेजते हैं एक्सपेंशन वाल्व में, मतलब कि थ्रॉटलिंग वाल्व में, थ्रॉटलिंग वाल्व में। देखिए, अब इसे हम अगर थ्रॉटलिंग वाल्व में भेजते हैं तो हमारी एक प्रोसेस यहां से और होती है, वो अगली प्रोसेस होती है हमारी 3 से 4 की। 3 से 4 प्रोसेस हमारी थ्रॉटलिंग प्रोसेस होती है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस होती है। थ्रॉटलिंग प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसे हम आइसेंथैल्पिक प्रोसेस भी बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। आइसेंथैल्पिक प्रोसेस हमारी वो प्रोसेस होती है जहां पे इंथैल्पी हमारी कांस्टेंट होती है, जहां पर इंथैल्पी कांस्टेंट होती है उसे हम बोलते हैं आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। ठीक है, तो देखिए, थ्रॉटलिंग प्रोसेस हमारी इसलिए कराते हैं ताकि हमारी जो कंडेंसर से ही वेपर निकली होती है उसके प्रेशर को डाउन किया जा सके, और टेम्परेचर तो पहले से ही डाउन होता है, तो प्रेशर और टेम्परेचर को हम थ्रॉटलिंग प्रोसेस की हेल्प से डाउन कर लेते हैं। फिर इसको हम कहां भेज देते हैं, इसको हम भेज देते हैं इवेपोरेटर में, इवेपोरेटर में, इसको हम इवेपोरेटर में भेजते हैं। और ये आई कहां से रहती है, ये आई रहती है हमारी कंडेंसर से, ये आई कहां से रहती है, कंडेंसर से, कंडेंसर से आती है, इसके प्रेशर को हम ड्रॉप कराते हैं, प्रेशर को ड्रॉप करा के हम इसको इवेपोरेटर में भेज देते हैं। और अगली प्रोसेस हमारी इवेपोरेटर जो 4 से 1 होती है, जो 4 से 1 होती है, देखिए ध्यान से समझते जाइए, जो 4 से 1 होती है ये प्रोसेस हमारी होती है कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एब्जॉर्बर, हीट एब्जॉर्प्शन, हीट एब्जॉर्प्शन, हीट का एब्जॉर्ब होता है यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे। क्यों, क्योंकि हमने पता है कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में हमारा हीट का ना तो रिजेक्शन हो सकता है ना ही एडिशन हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे इवेपोरेटर में हीट का एब्जॉर्बर होता है, जो कहां होता है, इवेपोरेटर में, इवेपोरेटर में। तो 4 से 1 हमारा इवेपोरेटर में हीट का एब्जॉर्बर होता है, जिससे वो हीट हमारी टेम्परेचर हीट हमारा लेता है, वेपर, वेपर जो होता है रेफ्रिजरेशन के साथ हमारा हीट को एब्जॉर्ब करता है, जिससे टेम्परेचर इसका बढ़ जाता है, और ये फिर से हमारा कहां पे चला जाता है, कंप्रेसर में चला जाता है, और फिर से प्रोसेस हमारी स्टार्ट हो जाती है। ये हमारा आया कहां से रहता है, इवेपोरेटर में आया रहता है, जिसका टेम्परेचर तो बढ़ा रहता है लेकिन प्रेशर डाउन होता है इवेपोरेटर से बाहर निकलने के बाद। इवेपोरेटर हमारा वहां लगाते हैं जहां पे हमें रूम को ठंडा करना होता है, जहां पे रूम को ठंडा करना होता है वहां पे हम इवेपोरेटर को लगाते हैं, और इवेपोरेटर से जो हमारी स्टीम निकलती है, वेपर निकलती है, उसे हम कंप्रेसर में भेजते हैं, कंप्रेस करा के उसके प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, और प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है तो टेम्परेचर को कम करने के लिए, ठंडा करने के लिए हम क्या, कंडेंसर में भेजते हैं,
कंडेंसर में हमारा वो ठंडा होती है, और ठंडा होने के बाद उसका टेम्परेचर तो डाउन हो जाता है लेकिन प्रेशर अभी भी ज्यादा रहता है, इसलिए हम उसको कहाँ थ्रॉटलिंग वाल्व में भेजते हैं। थ्रॉटलिंग वाल्व में क्या होता है, उसका प्रेशर भी डाउन हो जाता है। अब उस प्रेशर और टेम्परेचर डाउन हुई वेपर को हम वेट रीजन में जो होती है, जिसे हम वाटर भी बोल सकते हैं, वेट वेपर होती है, उसे हम क्या करते हैं इवोपोरेटर में भेजते हैं, जहां पे रेफ्रिजरेंट का भी फ्लो करा के हम जो चीजें ठंडा करानी होती है, जहां पे हमें ठंडा कराना होता है उसे हम ठंडा करा लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस तो हमारी ड्राई फॉर्म में हुई। देखिए 1 से 2 प्रोसेस हमारी कहां पे हुई है, 1 से 2 हमारी प्रोसेस वेट रीजन में हुई है, लेकिन 2 पे कंप्रेशन के बाद देखिए हमने ड्राई क्यों बोला है, ड्राई वेपर, ड्राई सेचुरेशन वेपर इसलिए बोला है क्योंकि कंप्रेसर के बाद देखिए हमारी ये 2 पॉइंट पे जो जा रही है, ये हमारी 2 पॉइंट पे जो जा रही है, यहां पे हमारा वेट रीजन वेपर रीजन है, ड्राई वेपर रीजन है। ठीक है, ये इसकी अगर हम बात करें तो यहां पे हमारी ड्राई वेपर रीजन, ये हमारा ड्राई वेपर है, ड्राई सेचुरेटेड वेपर है, इसलिए हम इसको ड्राई सेचुरेशन वेपर बोलते हैं। ठीक है, तो आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कैलकुलेशन वैसे ज्यादा पूछता है नहीं, क्योंकि इंथैल्पी एंट्रोपी ज्यादा कैलकुलेशन आती नहीं है। अगर सीओपी आती है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारा सीओपी होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, वही जो पहले हमने पढ़ा था, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन हीट वर्क इनपुट, वर्क इनपुट। देखिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा क्या होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा वो इफेक्ट होगा जहां पे हमने हीट को एब्जॉर्ब कराया है, हीट जहां पे एब्जॉर्ब हुई है, और हीट हमारा एब्जॉर्ब कहां हुई है, 4 से 1 प्रोसेस में, 4 से 1 प्रोसेस में, कहां पे इवोपोरेटर में। तो अगर हम यहाँ पे हीट रेफ्रिजरेशन की बात करें तो हमारा रेफ्रिजरेशन, अगर हमारा हीट एब्जॉर्प्शन की बात करें तो हीट एब्जॉर्ब इंथैल्पी के टर्म में लिखते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा H1 माइनस H4 होगा। क्यों H1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि हीट हमारा जब इवोपोरेटर से बाहर निकल रहा है तो ज्यादा है, इवोपोरेटर से बाहर निकलने वाली हीट हमारी ज्यादा है और इवोपोरेटर से कम पहले निकलने वाली हीट हमारा कम है, इसलिए हम H1 को पहले लिखे हैं और H4 को बाद में लिखे हैं। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा H1 माइनस H4 हो जाएगा। और वर्क इनपुट हम कहां करेंगे, कंप्रेसर में हमें वर्क करना पड़ता है। कंप्रेसर एक ऐसा डिवाइस है जो हम पिछले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं, जहां पे हमें वर्क करना पड़ता है। तो कंप्रेसर में अगर हम वर्क कर रहे हैं तो हमारा कहां से कहां तक के लिए है, 1 से 2 प्रोसेस के लिए हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है और यहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो इसलिए हम कंप्रेसर में वर्क करा के हम क्या करते हैं, H2 माइनस H1 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हमारा सीओपी ऑफ इस वेपर साइकिल के आती है सीओपी हमारी। ठीक है, जो ड्राई सेचुरेशन के लिए होता है, जो कि वेट रीजन हो या फिर ड्राई रीजन हो, सबके लिए यही आएगी। ओके, देखिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब हम इस बार वेपर कंप्रेसर साइकिल को वेट वेपर में देखते हैं। वेट वेपर हमारा वो वेपर होता है, कहां पे होगा, वेट वेपर मतलब ये हमारा वेट रीजन होता है, ये हमारा वेट रीजन होता है। तो कुछ यहाँ पे वेपर होगा, इस फॉर्म में होगा, मतलब यहीं पे कंप्रेसर होने के बाद हमारा वेपर कुछ यही होगा। तो देखिए हमने जैसे कि पिछले साइकिल में देखा था कि हमारा जब वेपर इवोपोरेटर से बाहर निकल रहा था, तो वेपर जो हमारा इवोपोरेटर से बाहर निकल रहा था तो वो कुछ यहां तक जा रहा था, यहां तक टच हो रहा था, इस सेचुरेशन लाइन पे टच हो रहा था। ये जो हमारी सेचुरेशन वेपर लाइन थी कुछ यहाँ पे टच हो रहा था, लेकिन इस बार इसने ये कहा है कि वेट रीजन में ही रहना चाहिए, वो वेट रीजन में ही रह जाता है। तो मतलब कि अगर हमारा यहाँ से इवोपोरेटर से ये बाहर निकला, ये कुछ इवोपोरेटर से बाहर निकला और कंप्रेस होने के बाद, ये कंप्रेस होने के बाद क्या कर रहा है, ये वेट रीजन में ही रह जा रहा है। कंप्रेस होने के बाद ये कुछ वेट रीजन में हो रहा है, जहां से यहाँ पे कंडेंस हो रहा है, कंडेंस होने के बाद ये वाटर फॉर्म में आ रहा है, वाटर तक, और यहां से हमारा एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, थ्रॉटलिंग वाल्व में ये कुछ इस तरीके से फॉर्म बनता है। देखिए कैसे, ये हमारा 4 है, ये 1 है, और ये अब इस बार 2 है जो वेट रीजन में है। देखिए ये हमारा ड्राई रीजन है और ये वेट रीजन है, ये हमारा 2 है और यहाँ पे हमारा 3 की फॉर्म है। तो 4 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 की तरफ है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कंप्रेसर है, कंप्रेसर है, ये क्या है, कंडेंसर है, क्या है, कंडेंसर है, और ये क्या है, थ्रॉटलिंग वाल्व है। ठीक है, और ये क्या है, हमारा इवोपोरेटर है, इवोपोरेटर है जहां पे हमें ठंडा कराना है। ठीक है, इवोपोरेटर ये है जहां पे हमें ठंडा कराना है, ये हमारा रूम हो गया कुछ, यहाँ पे हमने रूम को लगा के ठंडा करा दिया। तो ये अब देखिए क्या है कि कंप्रेसर से जो हमारी कंप्रेस हो रही है वेपर ना, वो कंप्रेस होने के बाद हमारा कहाँ, वेट रीजन में ही रह जा रही है, ये हमारा कुछ वेट रीजन में ही रह जा रही है, इसलिए हम इसको बोले हैं वेपर कंप्रेसर साइकिल विथ वेट रीजन, वेट रीजन में ही रह जाती है। अब देखिए वेट रीजन में होने का मेन पर्पज क्या है, वेट रीजन में होने का मेन पर्पज है कि यहाँ पे हमारा जो कंप्रेसर वर्क था ना,
वो पूरा का पूरा हमारा वेट रीजन में ही हो रहा है। वो सुपर हीटेड वेपर वो वेपर हमारी बनी नहीं पा रही है। अगर हम इसको पीएच डायग्राम में समझें तो देखिए कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। पीएच डायग्राम में अगर हम इसे समझे तो यहां से हमारी कुछ इवोपोरेशन में जाती है, इवोपोरेशन से हमारी कंप्रेस होकर कुछ वेट रीजन में ही रह जाती है। ये कुछ हमारी कंप्रेस होने के बाद वेट रीजन में ही रह रही है, और यहां से हमारी फिर से कांस्टेंट प्रेशर पे कंडेंसर में जाती है। कंडेंस में ठंडा होने के बाद ये थ्रॉटलिंग वाल्व की हेल्प से जो कांस्टेंट इंथैल्पी पे है ना, कांस्टेंट इंथैल्पी पे है, इंथैल्पी कांस्टेंट है, तो वहां से हमारा इवोपोरेटर में आ जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा इवोपोरेटर है, ये हमारा कंप्रेसर है, ये हमारा कंडेंसर है, ये हमारा थ्रॉटलिंग वाल्व है। ठीक है, ये प्रोसेस हमारी कुछ 4 1 2 और 3 है। ठीक है, 4 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 है। ये चीज है पीएच डायग्राम में। देखिए यहां पे हो क्या रहा है, अगर हम कंप्रेसर के ड्राई में देखें तो ड्राई में हमारा क्या था, ड्राई हमारा कुछ ये फॉर्म था। अगर हमारा ड्राई में कुछ ये ऐसे जा रहा था, इवेपोरेटर से निकली वेपर जो थी हमारा सीधे ड्राई में जाके यहाँ पे पहुंचता था, यहाँ पे पहुंच जाता था। लेकिन अगर ड्राई में हम देखें तो कंप्रेसर वर्क हमारा कितना करना पड़ता था, कुछ इतना कंप्रेसर वर्क करना पड़ता था। ठीक है, कंप्रेसर पे वर्क हमें कुछ इतना करना पड़ता था। लेकिन अब देखिए, अब वेपर हमारी वेट में ही है, वेपर हमारी कहां पे है, वेट रीजन में ही है। और वेट रीजन में होने का मतलब कि वो तो वेट फॉर्म में चली रही है ना, और वेट फॉर्म को हम पूरे साइकिल में घुमा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें कंप्रेसर वर्क कम करना पड़ा है, कंप्रेसर वर्क कम करना पड़ा है, क्योंकि हमें अब देखिए कंप्रेसर वर्क यहीं तक करना पड़ रहा है। और इससे पहले हम अगर वेट रीजन ड्राई रीजन की बात करते थे तो कंप्रेशन हमारा कुछ यहाँ तक होता था, यहाँ से यहाँ तक होता था, 1 से 2 तक मान लीजिए यहाँ पे होता था। तो अब यहाँ पे वेट रीजन में होने का मतलब कि हमें कंप्रेसर वर्क कम करना पड़ रहा है, और हमारा जो कंप्रेसर हो रहा है वहां पे वेपर हमारी अभी भी वेट फॉर्म में ही रह रही है। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना कि हम वेट वाले को वेट में कंप्रेस करके भी वेट वाला ही बनाए, मतलब कि गीला वेपर ही बनाए। तो इसका कोई तो रीजन नहीं निकला। इसलिए हम क्या करते हैं कि ड्राई सेचुरेटेड वेपर वाली जो साइकिल होती है उसको काफी ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी वैसे ही सेम हमारा प्रोसेस निकल के आता है, जो कि हमारा 4 से 1 में हीट को एब्जॉर्ब करती है साइकिल हमारी। 4 से 1 प्रोसेस में हमारी हीट को एब्जॉर्ब करती है, यहां से हमारी हीट को एब्जॉर्ब करती है, और कंडेंसर में हीट को रिजेक्ट करती है, और कंप्रेसर में हमें वर्क करना पड़ता है। ठीक है, अगर हम यहां देखें तो यहाँ पे इवोपोरेटर में हमारी हीट को एब्जॉर्ब करती है, और कंडेंसर में हमारी हीट को रिजेक्ट करती है, क्यू रिजेक्शन होता है, और उसी तरीके से कंप्रेसर पर हमें वर्क करना पड़ता है। तो ये 3 प्रोसेस, 3 चीजें हमारे यहां से निकल के आती है। और अगर इसकी सीओपी की कैलकुलेशन करें, सीओपी की कैलकुलेशन करें तो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट होगा। देखिए यहाँ पे सीओपी जाहिर सी बात है बढ़ेगी, और सीओपी बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि इवोपोरेटर में हमारा देखिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा कम पड़े। क्या पता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा कम पड़ सकता है, कैसे? देखिए अगर वेपर साइकिल जो हमारी ड्राई में थी, तो वेपर ड्राई में थी तो हमारी कुछ यहां मान लीजिए यहां तक हमारी अभी वेपर ड्राई वेट रीजन में है ना, ठीक है, और इवोपोरेशन हमारा कुछ यहां से यहां तक हो रहा है। लेकिन अगर यही साइकिल हमारी वेट रीजन तक जाती थी जब, तो वेट रीजन में कुछ हमारी यहां तक जाती थी, इस प्रेशर वाले पे, इस प्रेशर लाइन में यहां तक जाती, प्रेशर लाइन में यहां तक जाने का मतलब कि हमारा क्या, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा ज्यादा मिलता था। तो उस हिसाब से हम अगर यहाँ पे देखें, उस हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए एक बार इसको फिर से ग्राफ से समझते हैं, काफी ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखिए ये हमारी ग्राफ बन रहा था कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा ग्राफ बन रहा था, और ये हमारी कुछ प्रेशर लाइन थी, ठीक है, ये हमारी कोई प्रेशर लाइन थी, इसे हम बोल रहे थे ड्राई फॉर्म, ठीक है, इसे हमने क्या बोला, ड्राई फॉर्म बोला, ठीक है। अब देखिए ड्राई फॉर्म तो इसे हमने बोल दिया, जाहिर सी बात है इसे हमने ड्राई फॉर्म में बोला। तो अब हमारे पास क्या था कि जब हम यहाँ इवोपोरेटर से बाहर निकल रहे थे, तो इस बार क्या कर रही है कि ये वेट में हमारी यहीं रह जा रही है, कुछ यहीं पे रह जा रही है, ठीक है, यहाँ पे वेट में हमारा कुछ यहीं पे रह जा रही है। अब देखिए वेट पे यहाँ होने का मतलब ये है कि हमारी तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तो पहले से ही कम हो गया कि नहीं? देखिए ना, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा कम हुआ कि नहीं? यहाँ पे हम पहले कहां तक, यहां तक जा रहे थे, यहां तक जा रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, अब यहां से हम यहीं पे आ रहे हैं, यहीं तक जा रहे हैं, और यहाँ पे प्रेशर लाइन तक तो हम जा रहे हैं, लेकिन ये वेट रीजन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी प्रेशर की कम हुई ना, वेट मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा बढ़ा, मतलब कम हुआ, और हमें वर्क आउटपुट मतलब वर्क इनपुट जो देना पड़ा है वो तो सेम देना पड़ा है।
4 से 1 कंडेंसर कंप्रेसर में जो हमने वर्क दिया है। इसलिए हम कहते हैं कि जो वेपर कंप्रेसर साइकिल होती है हमारा, कंप्रेसर करने के बाद उसको प्रॉपर हम या तो ड्राई फॉर्म में लेके चले या तो सुपर हीटेड फॉर्म में लेके चले। वेट फॉर्म में हम नहीं लेके जा सकते। क्यों? क्योंकि वेट फॉर्म में ले जाने पे हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम हो जाता है और उसके बाद कंप्रेसर वर्क हमें उतना ही करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी पूरी की पूरी सीओपी कम पड़ जाती है। ठीक है, तो हमें प्रॉपर तरीके से सीओपी पाने के लिए हम ड्राई सेचुरेटेड वेपर लेके चलते हैं या फिर सुपर हीटेड वेपर लेके चलते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए हम अपने तीसरे फॉर्म को भी देख लेते हैं, जो कि हमारा कौन सा है, जो कि हमारा सुपर हीटेड वेपर है। ठीक है,